सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिएगा। हम लोग जो यहाँ आपको कुछ इंसाइट्स देते रहते हैं उनको समझते रहिए और उस हिसाब से करंट अफेयर्स भी तैयार करते रहिए। आज का बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ओलंपिक में। मनु भाकर ने ये जीता है। अब ये जो कुश्ती होता है, शूटिंग होता है, ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें जो लड़कियां हमारे देश की, वो खास करके हरियाणा, तो मैं जो चीज़ें समझ पाया हूँ वो है कि ये आखिर लड़कियां इस प्रकार के गेम में ही आगे क्यों बढ़ती है, और वो भी ऐसे प्रदेश में जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है जितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा उतना ही उनका गुस्सा जो है सफलता में बदलता है, क्योंकि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव होता है। तो जब भी उनको मौका मिलेगा तो खास करके दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपटीशन हो रहा है जहां महिलाओं को इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और हमारी जो महिलाएं होती हैं, हमारी जो लड़कियां होती हैं, उनको फिर एक गुस्सा आता है कि बचपन से हमारे साथ क्या हुआ, हमारे परिवार में हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है हमारा। क्योंकि आप दिल्ली से बाहर थोड़ा सा भी हरियाणा की तरफ जब गांव शुरू हो जाते हैं, देखते हैं तो बहुत ज़्यादा घूंघट प्रथा और बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है महिलाओं को। और वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन जब भी उनको खेल एकेडमी में या बाहर खेलने के लिए जाने को मिलता है, इसलिए कुश्ती वाले में, रेसलिंग में सारी हरियाणा की लड़कियां होती है, वेट, इन सब चीज़ों में। थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग में आंध्र प्रदेश कर्णम मल्लेश्वरी निकली थी। तो ओलंपिक के आंकड़ों को भी यदि आप देखें तो हमारी जो डेमोग्राफी है और हमारे यहाँ जो सोशल बिहेवियर है, सोशल सेटअप है, उसके साथ उसका कनेक्शन है। तो कभी ये रिसर्च का विषय भी हो सकता है। मतलब अगर कोई आदमी फिज़िकल एजुकेशन में अगर पीजी कर रहा है और बाद में अगर वो पीएचडी करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक तरह का एक रिसर्च का विषय है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे परफॉर्मेंस पे क्या असर आता है। क्योंकि जीन्स तो आखिर ऐसे ही हैं, खतरनाक वाले जीन्स हैं। हरियाणा के तो लोग वैसे ही उग्र होते हैं, तो डेफिनेटली माता पिता के अंदर जो असर होगा वो बच्चों में भी आएगा। ठीक है ना, केवल लड़के ही थोड़ी उग्र होंगे, फिर लड़कियां भी उग्र होंगी, लेकिन वो उग्रता फिर इन परिणामों के रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा मेडल दिलाने में हरियाणा का योगदान होता है। खैर, ये मेरी एक अलग स्टडी है, एक अलग नज़रिया है, लेकिन आपको रिजल्ट्स को भी इस एंगल से तक भी सोचना है। ठीक है, इस एंगल तक भी सोचना है, मतलब आपका दायरा वहाँ तक जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक न्यूज़ है और इसको हम रट लें। आखिर हरियाणा के ही लोग ज़्यादा मेडल क्यों जीतते हैं, हरियाणा में ही स्पोर्ट्स एकेडमी क्यों है, वहाँ के लोग स्पोर्ट्स में जाते ही क्यों हैं, और परफॉर्मेंस उनका इतना अच्छा होता ही क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। खैर, जो भी, तो ये तो बधाई की बात है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। लेकिन खेलों में पिछड़ने के कारण भी एमपीपीएससी वाला तो सीधा सीधा मेंस में, जिस भी साल ओलंपिक होता है उस साल मेंस में क्वेश्चन डाल देता है कि ओलंपिक में भारत की स्थिति, या ओलंपिक में नए गेम कौन से शामिल किए जाएंगे बाद में, है ना। तो क्रिकेट भविष्य में शामिल होने जा रहा है अगली बार से। तो ऐसे सवाल जो है वो परीक्षा में ज़्यादा आते हैं, तो उन पर ध्यान बनाए रखिए। बाकी करंट अफेयर्स तो आप समझ ही रहे हैं, इंटरनेशनल वाला साथ साथ करते जाइए, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और कोशिश करिए 1 या 2 क्वेश्चन
उसको करें, राइटिंग करें आप। 1 या 2 क्वेश्चन रोज राइट करना चाहिए, लिखना चाहिए, और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। फिर बाद में किसी कोचिंग वाले का, कई लोग पहले कोचिंग वाले का पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं, तो उससे सही मूल्यांकन नहीं होगा। पहले आप अपना लिख लीजिए, फिर कोचिंग का पढ़िए, फिर उसके साथ आदत बन जाएगी आपकी, तो फिर धीरे धीरे आप कोचिंग वाले से भी बढ़िया लिखने लग जाएंगे। ठीक है, पहले कोचिंग का पढ़ेंगे तो आप अपना जेन्युइन जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं निकाल पाएंगे, तो कोशिश करिएगा ये। चलिए, तो कल हमने छोड़ा था नियोलिथिक पीरियड में, और नियोलिथिक पीरियड के बाद जो आता है साथ साथ चाल्कोलिथिक। चाल्को का मतलब है तांबा, कॉपर, चाल्को मतलब कॉपर, तो ये बोला जाएगा। लिथिक मतलब स्टोन, तो कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, चाल्कोलिथिक। तो जो नियोलिथिक है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि नियोलिथिक 6000 में शुरू हुआ और 2000 तक चलता रहा, 2000 BC तक। कुछ लोग बोलते हैं 10,000 से शुरू हुआ और 4000 तक चलता रहा। कुछ लोग 10,000 से 7,000 बताते हैं, सबका अलग अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नियोलिथिक ख़त्म नहीं होता है, नियोलिथिक चलता रहता है, नियोलिथिक आगे तक चलता है, और वो चलता चलता हो सकता है 1800 1500 तक आ जाए, 1500 तक आ जाए। और साथ साथ चाल्कोलिथिक भी शुरू हो जाएगा, चाल्कोलिथिक भी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ब्रॉन्ज एज भी शुरू हो जाएगा। ब्रॉन्ज एज इंडस वैली ब्रॉन्ज एज कहलाता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य सभ्यता, और वो है ताम्र पाषाण सभ्यता, ताम्र पाषाण काल। तो 3 चीज़ें एक साथ चलती हैं, नियोलिथिक भी चल रहा है, चाल्कोलिथिक भी चल रहा है, और ब्रॉन्ज एज भी चल रहा है। ठीक है, और जब ब्रॉन्ज एज चल रहा है तब साथ साथ वैदिक सभ्यता भी आ गई है, आयरन एज। वैदिक सभ्यता क्या है? आयरन एज, आयरन सभ्यता, लो सभ्यता। तो ये सब साथ साथ चलते हैं पैरेलल में, इसलिए इनके डेट में कंफ्यूज मत होइए कि कोई एक खत्म हो जाएगा उसके बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। तो नियोलिथिक, जब भारत में ये सब कल हमने बात की थी, तो कुछ साइट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स जिसको हम प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन और उनमें मानते हैं, वो नियोलिथिक साइट है। और वो जो साइट है वो बुर्जाहोम, बुर्जाहोम, गुफक्राल, 2 इम्पॉर्टेंट साइट है, बुर्जाहोम और गुफक्राल। बुर्जाहोम और गुफक्राल दोनों कश्मीर में है, कश्मीर में। और अफगानिस्तान वाले हिस्से में है मेहरगढ़, मेहरगढ़। अब यहाँ मिट्टी की दीवारों वाले मकान हैं। बुर्जाहोम, गुफक्राल क्या है? पिट ड्वेलिंग हाउसेस, पिट ड्वेलिंग, गड्ढा बना करके, मिट्टी में गड्ढा बना करके। गुफक्राल में क्या किया है? बुर्जाहोम में तो गड्ढा बना के उसमें रहते हैं, गुफक्राल में उसकी लिपाई भी की है, गड्ढे के अंदर उसको, फर्श को लिप भी दिया है, फ्लोर को अच्छे से लिप दिया है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। और चूल्हे का, जले हुए चूल्हे का आपको अवशेष मिलेंगे, यानी चूल्हे में कुछ भून करके खाया जाता था। चूल्हा मिला है मतलब पका करके खाना। तो जो विशेषता है मेहरगढ़, बुर्जाहोम और गुफक्राल, ये 3 याद रखिएगा। ये 3 एक तरह से खेती के प्रमाण हैं, ये 3 एक तरह से गांव के प्रमाण हैं, यानी गांव बनने लगे थे, खेती होने लगी थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट हो गया था। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। ई ज्ञान कोश से मटेरियल निकालिएगा इसका और पढ़िए। और जो स्टोन टूल्स हैं, उन स्टोन टूल्स में बहुत ही माइक्रोलिथिक टूल्स हैं, और उनके साथ साथ टूल्स में बोन्स, सिंग यानी कि जो हॉर्न होता है वो, और कहीं ना कहीं तांबे का प्रयोग होने लगा है। खास करके मछली पकड़ने का जो हार्पून है वो तांबे का मिला है।
मछली पकड़ने का हार्पून हड्डी का भी बनता था, तांबे का भी बनता था। ठीक है, तो जो फिशिंग होती थी वो एक तरह से कॉपर टूल से होने लगी, बोन टूल से होने लगी। कपास के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं थोड़े से, कपास की खेती होने लगी है। ठीक है, तो नियोलिथिक के बाद आते हैं हम लोग चाल्कोलिथिक में। तो चाल्कोलिथिक में आकर के बहुत सारी सभ्यताएं आ जाती है। उसमें सबसे प्राचीन सभ्यता है आहाड़ सभ्यता। आहाड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, राजस्थान, बनास के किनारे आहाड़ सभ्यता। उदयपुर में बहुत बड़ा म्यूजियम है आहाड़ सभ्यता का, कभी आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ जा कर के देखिएगा। ठीक है, अब आपको जो चाल्कोलिथिक है, कभी कभी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाता है, जनरल स्टडी वाला, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो चाल्कोलिथिक है, लिथिक वर्ड तो पाषाण के लिए है, स्टोन के लिए है, तो स्टोन तो सब जगह मौजूद है लेकिन जो चाल्को है, तांबा, वो केवल 4 राज्यों में मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तांबा केवल 4 राज्यों में मिलता है, इसलिए चाल्कोलिथिक ही नहीं 4 राज्यों में मिलेगी। चाल्कोलिथिक के लिए चाल्को इंपॉर्टेंट है, लिथिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाषाण पत्थर तो सभी जगह है, तो पत्थर इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इंपॉर्टेंट है तांबा, और तांबा मिलता है 4 राज्यों में। खेतड़ी में तांबा तब भी मिलता था, राजस्थान खेतड़ी। मध्य प्रदेश में तांबा तब भी मिलता था। तो ये जो सभ्यताएं जितनी भी हैं चाल्कोलिथिक वाली, ये सब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन्हीं में है चाल्कोलिथिक वाले। तो चाहे वो गिलुंड हो, चाहे कायथा हो, मध्य प्रदेश में कायथा, उज्जैन के पास में, अभी एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कायथा वरामीर का स्थान है। वरामीर कहाँ के थे, तो क्वेश्चन आया था कायथा। कायथा उज्जैन के पास में, नागदा, उज्जैन, यहाँ पर है कायथा। तो कायथा संस्कृति, गिलुंड संस्कृति, नेवासा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो सारे कल्चर हैं ये आपको लाइन से पढ़ने हैं, एक सीक्वेंस में मिल जाएगा। ये विकिपीडिया पे जाएंगे तब भी मिल जाएगा, हमारे नोट्स में मिल जाएगा, और अलग से कभी चाल्कोलिथिक पढ़ेंगे तो वो भी आपको ढेरों नोट्स मिल जाएंगे। तो साइट्स ढूंढ लीजिए और उसकी सीक्वेंस बिठा लीजिए। नवदा टोली, नर्मदा के किनारे, महेश्वर धार, नवदा टोली बहुत ही फेमस जगह है, नवदा टोली, जहां से बहुत सारे, नवदा टोली से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, बहुत एविडेंस है। खेती के प्रमाण है, इसलिए देखिए नियोलिथिक में खेती का प्रमाण होना बहुत ज़रूरी है, और बोन्स में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बोन्स होना भी बहुत ज़रूरी है। जो पालतू पशु बना लिए गए उनकी हड्डियाँ और खेती, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ ट्रांजिशन रहेगा, किसका रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तांबे का प्रयोग बहुत कम है, जबकि चाल्कोलिथिक में ब्रॉन्ज का प्रयोग ओकेजनली है। यूजुअली कौन सा है, कॉपर, यूजुअली कॉपर है, ओकेजनली ब्रॉन्ज है। लेकिन जब हम पूरी तरह से ब्रॉन्ज एज में जाएंगे तो वहाँ कॉपर का उपयोग नहीं है। तो इंडस वैली में जो उपयोग होता है वो ब्रॉन्ज, कांसा बनाया जाता है। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेटालर्जी जानते थे, धातु कर्म जानते थे। मिश्र धातु, कांसा एक एलॉय है, कांसा जो है वो क्या है, एक एलॉय है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, और उसको बनाना पड़ता है, और वो अलग अलग शेप दे देते थे। ठीक है ना, अलग अलग शेप की चीज़ें बना लेते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे की मूर्ति है, डांसिंग गर्ल बहुत फेमस है, तो अभी हम आएंगे उसमें। तो ये चीज़ जो है ये ट्रांजिशन है। अब आप कहेंगे कि चाल्कोलिथिक खत्म हो गया फिर ब्रॉन्ज है, नहीं, चाल्कोलिथिक भी चल रहा है, पैरेलल में ब्रॉन्ज भी चल रहा है। ठीक है,
और अब हम जब ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे तो अब हम चलेंगे रिवर वैली सिविलाइजेशंस, नदी घाटी सभ्यताएं। तो दुनिया भर में नदी घाटी सभ्यताएं 4 देशों में चल रही थी, 4 देशों में थी। एक इजिप्ट में थी, एक मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में नाइल वैली, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, इंडिया में इंडस रिवर, और चाइना क्यों हो, जो भी वो नाम है उसको जाके देखिएगा, चाइना रिवर वैली सिविलाइजेशन। ये सब चारों कंटेम्पररी हैं, एक ही साथ की हैं लगभग। तो पूरी दुनिया में 4 जगह थी जहाँ रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, नदी घाटी सभ्यताएं थी, चाइना, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सभी जगह लगभग बड़ी बड़ी ग्रेवयार्ड हैं, कब्रें हैं, मुर्दों का टीला। तो जब हम गीज़ा के पिरामिड देखते हैं, मिस्र के पिरामिड देखते हैं, इजिप्ट के, तो वो क्या है, एक तरह से अंदर मुर्दे दबे हुए हैं, उन्हीं के पिरामिड बने हुए हैं। और जब हम मोहनजोदड़ो को इनको बात करते हैं तब भी ये भी मुर्दों का टीला है। हम बोलते हैं कि ये भी डेड बॉडीज़ के ऊपर बना हुआ है। तो चारों नदी सभ्यता की विशेषता ये है कि चारों लगभग छोटे शहरों को बनाते हैं, यानी गांव से शहर बनाते हैं, एक चीज़ सिटी सिविलाइजेशन। लेकिन चारों की फसलें और एनिमल्स अलग अलग हैं, क्रॉप्स अलग अलग हैं, और चारों का आपस में थोड़ा थोड़ा व्यापार भी होता हुआ दिखता है, ट्रेड भी है। तो समुद्री मार्ग से व्यापार भी करते थे चारों। तो 4 सभ्यताओं को एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जनरली स्कूल वाले, कॉलेज वाले, एनसीईआरटी वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। आप चारों को कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, चार्ट बनाइए। चाइनीज रिवर वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन रिवर सिविलाइजेशन और इजिप्ट नाइल रिवर, अफ्रीका की नील नदी घाटी परियोजना तो खैर बाद में बोला था, नील नदी घाटी सभ्यता सिविलाइजेशन। ठीक है, इनको देखिए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग, रिवर सिविलाइजेशन को हम लोग एक टिपिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। और इसका कार्यकाल जो है वो है लगभग 2500 BC से 1800 BC। 26 लिख लीजिए, 2600 BC से 1800 BC, ये इसका समय है। और ये पूरे इंडस रिवर के बेल्ट में फैला हुआ है, गुजरात तक, ऊपर कश्मीर से लेकर के गुजरात तक। और इधर बिहार को टच करता हुआ, यूपी के बिहार को टच करता हुआ तो नहीं कह सकते, थोड़ा तराई क्षेत्र को टच करता है। ऊपर अफगानिस्तान, सुत कांगेडोर जो है वो सबसे वेस्टर्न साइट है। सुत कांगेडोर वेस्टर्न साइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप बहुत अच्छे से देखना है। ईस्टर्न मोस्ट साइट, सदर्न मोस्ट साइट, नॉर्दर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट, सबसे बड़ी साइट, सबसे छोटी साइट, सबसे छोटा खुदाई स्थल, सबसे बड़ा खुदाई स्थल। और ये जो समय चल रहा है अभी 2024, ये लगभग 1921 से ये सब शुरू हुआ था इंडस वैली का, तो 100 साल हुए हैं अभी। तो हम शताब्दी में जी रहे हैं, 100 साल हो चुके हैं और लगातार खुदाई हो रही है और लगातार नए नए साइट्स हमको मिल रहे हैं। 1000 से ज़्यादा साइट्स मिल चुके हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ी, बहुत लोग रहते होंगे।
बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 20,000 के आसपास तो जनसंख्या रही होगी मिनिमम। आप देखिएगा पॉपुलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जाकर मुझे बताइएगा भी सही। अलग अलग एजम्पशंस हैं, मिल जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मिल जाएंगे। मैंने कल टोनी जोसेफ की बुक का आपको बताया था, अर्ली इंडियंस, तो वो पढ़िए, अर्ली इंडियंस, टोनी जोसेफ। वहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और सारे जेनेटिक एविडेंस के साथ में मिलेगा, है ना, डेवलपमेंट पूरा पॉपुलेशन का। तो ये जो साइट्स मैंने आपको बताई, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो तैयार करना होगा वो होता है टाउन प्लानिंग। पहला पॉइंट है इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए टाउन प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाउन प्लानिंग, शहरी संकल्पना। शहर या टाउन या नगर, तो अभी भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता है हमारे यहाँ, शहरी और ग्राम निवेश डिपार्टमेंट, तो वो प्लानिंग ही करता है। तो यहाँ पर भी प्लानिंग हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ जो शहर बना है, टाउन प्लानिंग जो है वो है बर्न्ट ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स या फिर बैग्ड ब्रिक्स, पकाई हुई ईंटें। ईंटें कैसी है? पकाई हुई ईंटों से बना है। ये एक बहुत, इजिप्ट में ऐसा नहीं है, दूसरी सभ्यताओं में पकाई हुई ईंटें नहीं है, वहाँ कच्ची ईंटें हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ बर्न्ड ब्रिक्स हैं, साथ साथ पत्थर का उपयोग भी है, लकड़ी का भी उपयोग है। मकान 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ईंट, पत्थर, लकड़ी, और बीच बीच में मोर्टार, सीमेंट का काम करने के लिए मोर्टार। टाउन प्लानिंग। और जो मकान बने हैं, कॉलोनी बनी है एक तरह से, वो ग्रिड पैटर्न पे है, ग्रिड पैटर्न पे है, एक ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। और जो सड़कें हैं वो स्ट्रीट जो होती हैं उनके दूसरी तरफ है, गलियां एक तरफ है और एक तरफ मेन सड़क है। ये सड़कें जो हैं ये राइट एंगल पे कटती हैं, राइट एंगल पे कटती हैं। ठीक है। तो क्या विशेषता है, कभी कभी ये सवाल आते हैं, पूछा हुआ सवाल है। तो एक तो ग्रिड पैटर्न, ठीक है, पैरेलल नहीं है, ग्रिड पैटर्न पे है। सड़कें जो हैं वो पैरेलल हैं। मकान इस तरह से बने हैं कि प्राइवेसी का एक तरह से ख्याल रखा गया है। निचले जो तल है, बेस जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ किसी प्रकार की कोई खिड़की नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे खिड़कियाँ मिलेंगी। मकान के जो दरवाजे पल्ले हैं वो गली में खुलते हैं, मेन रोड पे नहीं। एक चीज़, और ड्रेनेज सिस्टम में हम आएंगे, अभी बताएंगे। हर मकान में बाथरूम है, हर मकान में बाथरूम है, टॉयलेट है, शौचालय है। और ये जो टॉयलेट और शौचालय हैं ये ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी नालियों से बड़ी नाली में जाके मिलते हैं। और सीढ़ियाँ मिली है, इसका मतलब है कि डबल स्टोरी होता था, डबल स्टोरी होता था। और ये जो सामान्य लोगों के जो छोटे मकान हैं ये लोअर टाउन कहलाता है, लोअर टाउन। तो ये टाउन प्लानिंग का तरीका है, लोअर टाउन। दूसरा है सिटेडल, सिटेडल। तो सिटेडल मतलब ऊंचा चबूतरा, ऊंचा स्थल, टीला, इसलिए उसको मुर्दों का टीला बोलते हैं। तो टीला, वो जो टीला है वहाँ पर एक तरह से पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिसेज हैं एक तरह से, या यूँ कहें कि जो वहाँ जो व्यापारी थे उन लोगों के मकान हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और तमाम सिटीज़ में, लगभग सभी सिटीज़ में।
एक या दो सिटी ऐसी हैं जहाँ पर आपको सिटाडेल नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह सिटाडेल में ऊंची जगह पर एक तरह से कास्टिज्म तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यापारी वर्ग, और व्यापारी वर्ग जहाँ रहता है वहीं वेयर हाउस मिलेंगे, ग्रेनरीज, सिटाडेल पे ग्रेनरीज होंगी, सिटाडेल पे ग्रेनरीज होंगी। और मोहनजोदड़ो में तो स्विमिंग पूल है, ग्रेट बात है, महान स्नानागार, और एक बड़े कुएं से जुड़ा हुआ है वो लगातार वाटर सप्लाई के लिए। जो स्विमिंग पूल है उसमें लगातार वाटर सप्लाई के लिए एक वेल है, कुआं है पासी में, उससे वो कनेक्टेड है, इसका मतलब पानी वहाँ से आता होगा। और कपड़े बदलने की जगह, चेंजिंग रूम भी है वहाँ पर। इसका मतलब बहुत सारे लोग, गांव के 300-400 लोग इकट्ठे होकर के एक साथ नहा सकते थे, एक साथ नहा सकते थे। तो सेरिमोनियल बात होता होगा, और ये किसी अवसर पे होता होगा, उत्सव पे, फेस्टिवल के अवसर पे। और ये जो लोग कर रहे होंगे ये ही वो क्लास है, अपर क्लास उस समय की। तो लोअर क्लास जो उस समय के सेवक रहे होंगे, स्लेव्स रहे होंगे, जो भी, वो उसमें शायद ना जाते हों, लेकिन वो अपने हाउसेस लोअर टाउन में बना के रखते हैं। वैसे ही अमेरिका में जब आप जाते हो तो उनको डाउनटाउन बोलते हैं। यूएस की जो तमाम सिटीज़ हैं वहाँ पर समुद्र के किनारे जहाँ काले लोगों को लाके बसाया गया, उसको डाउनटाउन बोलते हैं। अब तो कई जगह वो पॉश इलाके बन गए, तमाम 5 स्टार होटल्स वगैरह वहाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं 3-4 शहरों में रहा यूएस के, तो डाउनटाउन थोड़ा सस्ता मिलेगा, होटल वगैरह भी। और वहाँ गोरे लोग बहुत कम रहते हैं, वहाँ काले लोग ही ज़्यादा रहते हैं। तो अफ्रीका से जो ब्लैक्स को ला करके जहाज हमेशा कोस्टल एरिया में है, और चूंकि ये भी कोस्टल सिटीज़ हैं, ये रिवर कोस्ट पे बने हुए हैं, तो दुनिया की, इसीलिए उसका नाम है रिवर वैली सिविलाइजेशन, नदी घाटी सभ्यता। और शुरू में जो हैबिटेंट वहाँ पर बसाया गया, वहाँ जो लोगों को ले जाके बसाया गया अमेरिका में, तो गोरे लोग जो है वो सेंट्रल अमेरिका में हैं, और कोस्टल सिटीज़ में आपको ब्लैक्स मिलेंगे। ब्लैक्स आपको सेंट्रल वाले में नहीं मिलेंगे, इसलिए सेंट्रल वाले पार्ट में, पूरे अमेरिका के मध्य वाले भाग में बड़े बड़े खेत हैं, बहुत बड़े बड़े, कई कई एकड़ के, 1000 एकड़ वाले खेत हैं। और उनके सबके जो स्वामी हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो सारे रिपब्लिकन हैं। इसलिए डेमोक्रेट्स जो जीतते हैं वो कोस्टल सिटीज़ से जीतते हैं। तो इस बार इलेक्शन भी है यूएस का, तो यूएस के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, आप पिछली बार का रिजल्ट भी आप निकालेंगे तो ब्लू और रेड वाला जो सीटें आपको दिखेंगी ट्रंप की और बाइडेन की, तो वो सेंट्रल पार्ट में, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत है, बहुत सारा पैसा है जिनके पास, वो सेंट्रल पार्ट में है एक तरह से। और वो सेंट्रल पार्ट में है तो वो रेड कलर से आपको दिखाई देगा, रिपब्लिकन्स। और बॉर्डर एरिया में या कोस्टल एरिया में जो मिलेगा वो कौन होंगे? डेमोक्रेट्स, ब्लू वाले। 1-2 जगह फेरबदल हुआ था पिछले चुनाव में, 1 या 2 जगह पर कुछ चेंज आया था, बाकी जगह पे नहीं। वो ठीक चीज़ें जो है आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। तो रिवर वैली सिविलाइजेशन में वो कोशिश करते हैं कि डाउन टाउन में गरीब लोग हों, लोअर टाउन में वो लोग रहें जो सब्सटेंशियल इकोनॉमी चला रहे हैं, सरप्लस इकोनॉमी वाले, ग्रेनरीज, स्पेशली ग्रेनरीज। तो 27 ग्रेनरीज है, 3-3 की रो है, 3 रोज हैं, 9 ग्रेनरीज की। और मोहनजोदारो में जो ग्रेनरीज मिली हैं वो 27 है, 27 ग्रेनरीज। और ये सारे वो सिटाडेल पे हैं। हड़प्पा की जो ग्रेनरीज हैं वो 6 हैं, 6 के रो में 6 हैं, 6 ग्रेनरीज, बड़ी ग्रेनरीज। ये हमारे ज़माने के, अभी इस समय के जो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज होते हैं वैसा है। इसका मतलब उस समय के व्यापारी या राजा जो भी हैं वो टैक्स भी लेते होंगे, तो अनाज के तौर पे लेते होंगे। जो अनाज उगाया जाता था खेतों में उसके रूप में टैक्स लिया जाता होगा। और फिर जो सर्व करते थे, सर्विस देते थे, सेवा करने वाले लोग थे,
नौकरी पेशा लोग थे, वर्कर्स, मजदूर या जो भी, उन सबको जो सैलरी दी जाती होगी वो भी अनाज में दी जाती होगी। या उस ज़माने का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी रहा होगा कि जिन लोगों के पास खाना नहीं है उनको अनाज दिया जाए, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाई गई थी। तो कुछ सोशल लाइफ भी समझ में आ रही है आपको? तो ये सारा क्या है? टाउन प्लानिंग। ये है टाउन प्लानिंग। सेकंड, ड्रेनेज सिस्टम। तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम बड़ा सेंट्रलाइज्ड है। छोटी छोटी नालियां आकर बड़ी नाली में मिलती हैं, यानी बड़े नाले में, जो हम अभी मॉडर्न डेज में देखते हैं। और सड़कों के पैरेलल है, सड़कों के समानांतर जो मकान बनाए हुए हैं उनके साथ साथ जुड़े हुए नालियां मिलेंगी और सड़कों के दोनों तरफ मिलेगी। ढकी हुई नालियां हैं लेकिन सील्ड नहीं है, साफ सफाई के लिए वो ढक्कन खोले जा सकते हैं। इस तरह से नाली है कि उसको ढक भी दिया गया है और सफाई के लिए खोला भी जा सकता है। तो इस तरह की नालियां हैं। तो साफ सफाई का टाउन प्लानिंग में, या यूँ कहें कि टाउन प्लानिंग के बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा रोल है, साफ सफाई। ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो बाढ़ भी आती होगी, इसलिए बार बार बाढ़ आई है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बार बार बाढ़ आई है, और इतनी बार बाढ़ आई है कि वो पूरा शहर बाढ़ में चपेट में आ जाता था, दब जाता था। उसके ऊपर रेत की चादर बिछ जाती थी, फिर उसके ऊपर फिर नया शहर बसाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो कई बार बसा है, कई बार उजड़ा है, तो इसलिए इसको मुर्दों का टीला बोलते हैं। ठीक है ना, उसके नीचे बहुत सारे जो है लेयर्स हैं, कई बार बना है, बिगड़ा है वो। तो मोहनजोदड़ो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। हड़प्पा, नाम हड़प्पा सभ्यता जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 नाम हैं, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसलिए हड़प्पा.com एक वेबसाइट है, मैं बहुत पहले यूज़ करता था पढ़ाने के लिए, 2000 में। आज से 24 साल पहले मैं अपनी क्लास में जब कंप्यूटर से ऐसे पढ़ाता था तो मैं हड़प्पा.com दिखाता था, 24 साल पहले। मैंने सबसे पहले हड़प्पा के फोटोग्राफ्स, वीडियो भी वहाँ के, अभी जो हड़प्पा के लोग हैं पाकिस्तान में वो कैसे दिखते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके मकान कैसे हैं, वो भी उसमें दिखा रखा है। हड़प्पा.com में जाके देखिए, बहुत अच्छा है, सबसे पुरानी वेबसाइट है भारत में। कुल उस समय में मान लीजिए हो सकता है कि 500 वेबसाइट रही होंगी, तब हड़प्पा.com भी वेबसाइट थी। बहुत ज़्यादा वेबसाइट नहीं बनी थी, अब तो एक अंबार लग गया है, क्योंकि और उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हैं, वीडियो हैं। उस समय में भी वीडियो डल गए थे, तो उस समय जो क्विक प्लेयर आता था उस पर चलता था वो, तो आसान नहीं था। यूट्यूब तो था नहीं उसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना शुरू किया। शुरू में VCR पे डाउनलोड करते थे भारत एक खोज। तो संडे को, आज के दिन जो है संडे है जैसे, तो रात को 9 बजे आता था, तो 9 बजे भारत एक खोज को रिकॉर्ड करते थे वीडियो कैसेट में। तो VCR खरीदा था नया, और उसमें कैसेट लगा, खाली कैसेट खरीद के लाते थे मार्केट से। तो पहले जब कंप्यूटर नहीं थे, CD नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी, तब वीडियो कैसेट से टीवी में, फिर कलर टीवी में वो दिखाया जाता था। ठीक है, और क्लास में हम लोग दिखाते थे। तो जो भी टेक्नोलॉजी जिस ज़माने में जैसी अवेलेबल रही, उसके साथ हम लोग चले हैं अभी तक, पिछले 30 सालों में हम टेक्नोलॉजी के साथ जिए हैं। जो भी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट अवेलेबल थी। मेरे शहर का सबसे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन उस ज़माने में जो मिलता था, हमेशा मैं फास्ट इंटरनेट कनेक्शन मांगता था कि सबसे तेज़ वाला कौन सा है, सबसे बड़ा पैकेज कौन सा है, सबसे महंगा कौन सा है, वो मुझे चाहिए, है ना। पीसी जब खरीदते थे तो उसके पास जाकर बोलते थे सबसे महंगा वाला पीसी तुम कितना बना सकते हो, कितना महंगा बना सकते हो, जिसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे एडवांस हो वो बनाओ। तो बनता था उस ज़माने में, 45,000 में बन जाता था।
नॉर्मल कंप्यूटर जब पीसी अपना आप 30,000 में बना सकते हैं, हम 45,000 50,000 वाला बनाते थे बाद में भी। उसका कारण यही था कि हम टेक्नोलॉजी की वजह से पिछड़े नहीं, कम से कम सबसे बेस्ट हो हमारे पास, ताकि कल से कोई वेबसाइट आए, कल से कोई इंटरनेट कनेक्शन आए, बोले कि हमको ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए, कॉम्पेटेबिलिटी चेक करेगा तो कम से कम वो फिट हो उसमें। तो कोचिंग क्लासेस से कैसे केवल पैसा कमा करके हमने ऐशो आराम नहीं किया, कोचिंग तो खूब पढ़ाया, बच्चों से फीस भी ली उस ज़माने में, लेकिन उस पैसे का उपयोग करते थे अपने नॉलेज को बढ़ाने में, किताबें खरीदने में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, लैंग्वेज सीखने में, नोट्स बनाने में, उस पैसे को यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसका नतीजा ये रहा है कि अब तो खैर सब कुछ बराबर हो गया, अब तो कोई ज़्यादा गैप नहीं है शहर में गांव में, क्योंकि जो चीज़ पीसी में अवेलेबल है वही मोबाइल में अवेलेबल है। तो अब तो डिजिटल डिवाइड कम हुआ है, लेकिन उस समय तो डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये इसलिए शेयर किया क्योंकि harappa.com आप जाकर के देखिएगा, आज भी वो सबसे बेस्ट वेबसाइट है। आपको फोटोज़ मिलेंगे, सबके फोटोग्राफ मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम के बाद में आप आइए उस समय का एग्रीकल्चर। सदर्न साइड में जब आप जाएंगे तो वो रागी के बारे में जानते थे। लोथल के लोग, गुजरात की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, वो चावल उगाती थी, चावल। और जो पाकिस्तान में अभी हैं यहाँ वीट और बार्ले, वीट एंड बार्ले। आर्यन लोगों के बारे में माना जाता है कि वो वीट के बारे में नहीं जानते थे, वो केवल चावल के बारे में, ब्रीही और जौ, बार्ले। तो जौ और चावल आर्यन लोग जानते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वीट और बार्ले, और साउथ में खास करके गुजरात में नर्मदा के उस पार चावल, राइस, और थोड़ा सा दक्षिण की तरफ इधर आए कर्नाटक और इधर तो रागी मिलेगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अगर आपको देखना है तो उस समय की मूर्तियों में देखने को मिलेगा, सील में देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्कल्पचर एंड सील। सील एंड स्कल्पचर उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सील एंड स्कल्पचर, मूर्तियां। तो जो सील मिली हैं वो कांसे की है, कांसे की सील है, और हाँ कांसा, कॉपर, और ब्रॉन्ज सील है। और सील पर जो अलग अलग तरह की आकृतियां हैं, उन आकृतियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट सील है वो है पशुपति सील। पशुपति सील, कुछ लोगों की मान्यता है कि ये जो पशुपति सील है ये भगवान महादेव की पूजा है, लिंग पूजा, और खास करके भगवान महादेव की आदि भगवान हैं उनकी सील है। और ये पशुओं के प्रेम के कारण, पशुओं के संरक्षक होने के कारण उन्होंने पशुओं को पैट्रॉन किया है। तो उनके उसमें दोनों तरफ पशु बैठे हुए हैं और बीच में वो योगी की मुद्रा में भगवान शिव बैठे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पशुपति शिव। तो एनिमल्स कौन कौन से हैं? 5 एनिमल्स हैं, 5 तरह के, वो आप लिख लीजिएगा वहां जाके, पशुपति सील सर्च कर लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिए। डायग्राम नहीं बनाना है, नाम जरूर लिखना है एनिमल्स के। इसका मतलब वो एनिमल्स उस समय में मौजूद रहे होंगे और उनका डोमेस्टिकेशन भी हो गया होगा, डोमेस्टिकेशन भी हो गया होगा। तो पशुपति सील बहुत ही फेमस सील। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये जो सील है, ये सील एक तरह का करेंसी है, क्योंकि उस समय में कागज की करेंसी तो खैर सवाल नहीं उठता, लेकिन सिक्के नहीं थे। तो ये सील अगर किसी सामान पे या किसी वस्तु पे लगा दी, इसका मतलब है वो बिक गई है, उसका पेमेंट हो गया है।
वस्तु विनिमय के थ्रू या किसी भी तरह से, एक वो करेंसी की तरह है। सील क्या है? एज ए करेंसी, वस्तु विनिमय होता था, बार्टर एक्सचेंज। और व्यापार, जो टाउन प्लानिंग लिखी है वहां पे आप लिख सकते हैं कि कुछ खंबे लगा करके बड़े व्यापार, गोडाउन जो होते थे उसके बाहर ही व्यापार, दुकानें होती थी, और एक्सपोर्ट भी होता था विदेशों में। इसलिए सील बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कहाँ से माल आ रहा है। तो सील लगी हुई है तो इसका मतलब है व्यापार। इसलिए भारत एक खोज देखिए, वहाँ जब आप भारत एक खोज में जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखोगे तो उसमें वो बार बार वो सील लगवाने के लिए घूमता फिरता है कि अगर सील लग जाए तो हम अपना माल निकाल के ले जाएं। तो सील इंपॉर्टेंट है, वो एक तरह की करेंसी है। लैंग्वेज जो उस समय की है, वो स्क्रिप्ट जो लिखी गई है वो उर्दू की तरह राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ी जाती, राइट टू लेफ्ट। और पिक्टोग्राफी क्या है? चित्रमय लिपि है, चित्र बने हुए हैं, अल्फाबेटिक नहीं है, अल्फाबेट्स नहीं है। पिक्टोग्राफी क्या? नॉट डेसिफर्ड येट, अभी तक उसको डेसिफर नहीं किया गया है, यानी समझा नहीं जा सका है। तो एक तो है कि उसे अभी तक समझा नहीं गया है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि जो लिखा गया है ये राइट टू लेफ्ट लिखा गया है और पिक्टोग्राफिक है। ठीक है। और चूंकि जब लिपि नहीं समझी जा रही है और इस तरह की, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इस टाइप की हिस्ट्री को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज को समझा नहीं गया है। इसलिए अभी भी हम एविडेंस के तौर पर फॉसिल्स को, यूटेंसिल्स को, सील को, स्कल्पचर को, इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, या फिर मॉन्यूमेंट्स जो भी मिले हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। और ये जब हम यूज़ करते हैं और कोई रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं? प्री हिस्ट्री नियोलिथिक पीरियड तक है, जब तक कोई स्क्रिप्ट भी नहीं मिली है। केवल और केवल केव्स हैं, पेंटिंग्स हैं, टूल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, बोन्स हैं, स्केलेटन्स हैं, यानी फॉसिल्स हैं, तो उसको बोलेंगे प्री हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहास, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री। तो जो हम ऋग्वेद के बाद भी, ऋग्वेद तक भी हम नहीं मानते हम लोग, खास करके जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वहाँ से हम लोग हिस्ट्री मानते हैं। वहाँ से हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। उससे पहले का, चाणक्य से पहले का, यानी कि कौटिल्य से पहले और नियोलिथिक तक पीछे जाएंगे तो प्रोटो हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उससे पहले प्री हिस्ट्री। याद रखिएगा ये तीनों चीज़ें। प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले 2 प्रकार की हिस्ट्री और है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है। तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल अकाउंट है जो हम पढ़ रहे हैं। तो सील एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर में आइए तो सबसे इंपॉर्टेंट है डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज एज का, ब्रॉन्ज का बना हुआ, कांसे की बनी हुई मूर्ति, डांसिंग गर्ल। इसका मतलब है कि उस समय के लोग नृत्य के बारे में जानते थे, एनिमल्स के बारे में जानते, कुछ एनिमल्स की स्कल्पचर है। एक स्कल्पचर पुजारी का है, बूढ़े आदमी का, दाढ़ी वाला, बियर्ड मैन। कुछ लोग बोलते हैं पुजारी रहा होगा, प्रिस्ट उस समय का जो आचार्य रहा होगा, जो उस समय में ज्ञान देता होगा या सेरिमोनियल बात कराता होगा या रिचुअल्स कराता होगा। तो बियर्ड मैन, बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी, फेमस स्कल्पचर है। डांसिंग गर्ल फेमस। एक और मूर्ति मिली है जिसमें मातृ देवी की मूर्ति माना जाता है, फर्टिलिटी की देवी,
गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि उसके पेट पे से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, फर्टाइल। धरती माता का फोटो भी हो सकता है, धरती माता का फोटो हो सकता है, सॉरी मूर्ति हो सकती है। बाकी उस समय का ट्रांसपोर्टेशन बुलॉक कार्ट, यानी कि बुलकार्ट आ गया था, बैलगाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम रहा था, बैलगाड़ी। लोथल और गुजरात की जो साइट्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लोथल, सेकंड है धोलावीरा। यूपीएससी ने 2021 में धोलावीरा का क्वेश्चन पूछा था और उसका कारण था वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ था यूनेस्को का धोलावीरा 2021 में ही। तो कई बार वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी का क्वेश्चन होते हुए भी 2021 में वो करंट अफेयर्स में आने के कारण क्वेश्चन था धोलावीरा। बहुत खबरों में था, हमने आर्टिकल भी पढ़ाया था, द हिंदू में भी आया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी। हम लोगों ने आर्टिकल भी क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी डिस्कस किया था धोलावीरा। धोलावीरा एक बहुत ही यूनिक टाइप का मल्टी लेयर्ड सिटी है, पढ़िएगा उसके बारे में, धोलावीरा के बारे में अलग से। मैं आपको लोथल के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोथल पढ़ने के कई सारे कारण हैं। अब तो लोथल में बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना है, उसको पढ़िएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी म्यूज़ियम बनाया, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना है नेवी का भी। और उस ज़माने से लेके अभी तक के कितने कौन से जहाज़ थे, नावें थी, तो शिप और बोट, इनके माध्यम से व्यापार होता था। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड स्पेशली, नेशनल तो कहने से कोई मतलब नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में व्यापार होता था। क्योंकि लोथल में एक अच्छा खासा डॉकयार्ड है, बहुत बड़ा बंदरगाह है। उन्हीं सब का म्यूजियम बना है, भारत सरकार ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट या कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ शिप, इसमें जहाजरानी मंत्रालय, ठीक है। तो उसने ये बनाया है। तो आप जाकर के उस म्यूजियम के बारे में देखिए, स्मारक बना है और पुराने ज़माने से लेके अभी तक की स्लाइड्स वेबसाइट पे होंगी। तो लोथल का जो डॉकयार्ड है बहुत बड़ा, वो ज़रूर उसमें फोटोग्राफ के तौर पे एक बार जाकर के जरूर देखिए। तो लोथल एक ऐसी सिटी थी जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जानी थी। अब ट्रेड जब होगा तो एडजेसेंट आपको वेयर हाउसेज भी मिलेंगे, उसके पास आसपास जुड़े हुए वेयर हाउसेज भी मिलेंगे, क्योंकि स्टोर करके कहाँ रखेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए भी वेयर हाउसेज की ज़रूरत पड़ती है, और इंपोर्ट करके जो आया हुआ है उसको इनलैंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी कहीं न कहीं जमा करके रखना पड़ेगा, स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। तो वो भी डॉकयार्ड के पास में ही वेयर हाउसेज, ग्रेनरीज, वेयर हाउसेज। इस समय में जो सबसे ज़्यादा आयात निर्यात में जो थे वो थे ऐसे लेपिस लेजुली, लेपिस प्रेशियस, सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, यानी उसी की बनती थी। रत्न, बहुमूल्य रत्न कह सकते हैं, या फिर प्रेशियस स्टोन्स यानी चमकीले बहुमूल्य पत्थर, सेमी प्रेशियस अर्ध बहुमूल्य, थोड़ी कम कीमत वाले भी, लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन्स, पत्थर, जेम्स, और सम ज्वेलरीज। ज्वेलरीज उस टाइप के तो नहीं कह सकते सोने चांदी वाली, बट ये है कि उन्हीं की जो एनिमल्स हैं, मोलस्क हैं, ऑयस्टर्स हैं, साइप्रिया हैं, कोड़ी जिसको बोलते हैं, इन सब के आपको बाजूबंद और वो सब देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ऑर्नामेंट्स जो है एक तरह के तैयार होने लगे थे। और जो इंडस वैली में तैयार होता था वो इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी मिलता था, और वहाँ जो तैयार होते थे वो यहाँ मिलते थे। इसका मतलब है कि एक्सचेंज होने लगा था, ठीक है। पत्थर के तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बोलते हैं लाजवर्द मणि और इंग्लिश में बोलते हैं लेपिस लेजुली, लेपिस लेजुली, जाके सर्च कीजिएगा, लेपिस लेजुली। रूबी सिल्वर और ये जो चीज़ें हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे, ये तो खैर बाद में तैयार हुए रूबी सिल्वर तो, लेकिन उसके जैसे चमकीले, तो ये आपको देखने को मिलेगा।
बनवाली राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो इंपॉर्टेंट साइट्स लिख लीजिए। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसमें एक जगह आती है सुर कोतड़ा, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ से हॉर्स की बोन्स मिली हैं, बाकी कहीं से प्रमाण नहीं मिलते हैं। सुर कोतड़ा, गुजरात, हॉर्स की बोन्स मिली हैं। कालीबंगा बहुत फेमस साइट है, कालीबंगा, जुते हुए खेत यानी प्लो लाइंड, हल का प्रयोग होने लगा था। हल की रेखा सीता कहलाती है, तो सीता मिलती है, एक तरह से रेखा मिलती है हल की। हवन कुंड, ऑल्टर कई जगह मिले, फायर ऑल्टर कई जगह मिले हैं। कालीबंगा, हमारा नोट्स पढ़िए, हमने काफ़ी डिटेल दिया है, मैं तो आपको थोड़ा जनरल चीज़ें बता रहा हूँ और डीप में है। जूते हुए खेत हैं। बेंगल्स चूड़ियाँ, तो कालीबंगा बेंगल्स, नाम से ऐसा लगेगा बेंगल्स, बंगा याद रखिएगा, कालीबंगा। पोटेरी, बर्तन बहुत सारे मिले हैं, टेराकोटा की मूर्तियां भी हैं, टेराकोटा के बर्तन भी, पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियां। खिलौने, टॉयज, खिलौने मिले हैं, टॉयज। एक बुलक कार्ट मिला है, बुल कार्ट, बैलगाड़ी मिली है खिलौने के रूप में, जिसमें दोनों तरफ बैल हैं और एक बैलगाड़ी है। पेंटेड वेयर, कुछ ऐसे बर्तन जिनके ऊपर पेंटिंग्स हैं। तो ये यहाँ आकर के ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गया, अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ। हम लोग अर्बन हैं इस समय में, अर्बन स्टाइल आ रहा है। चालकोलिथिक रूरल है, ध्यान रखिए, चालकोलिथिक रूरल है, ये अर्बन है। आर्यन सिविलाइजेशन रूरल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन है। तो आलमगीरपुर, मुंडीगाक, अफगानिस्तान में वहां जाएंगे तो मुंडीगाक, आमरी। अधिकांश जगह तो पाकिस्तान में है बड़ी बड़ी, इंडिया में जो बची हैं वो छोटी छोटी साइट्स हैं। बनवाली हरियाणा बताया था आपको, ठीक है। बाकी यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का, मेरठ का। तो भारत में 2 रिवर सिस्टम थे, एक इंडस रिवर सिस्टम, एक गेंजेस रिवर सिस्टम। तो 2 रिवर सिविलाइजेशन है हमारे यहाँ पे, गेंजेस रिवर सिविलाइजेशन एंड इंडस रिवर सिविलाइजेशन। इंडिया में 2 है, गंगा नदी में भी है और इंडस वैली में भी है। और दोनों समकालीन नहीं है, क्योंकि गंगा नदी वाली जो रिवर सिस्टम है वो महाजनपद काल में डेवलप होता है बाद में जाकर के, और वो आर्यन सिविलाइजेशन है, एक्सोटिक सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन। सो इन्वेडिंग ऑफ आर्यंस, थ्योरी चाहे जो कुछ भी कहती हो, लेकिन अभी तो सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी है कि आर्यंस जो थे वो इन्वेडर्स थे और इन्वेडिंग सिविलाइजेशन है, बाहर से आए थे। अब क्या आए थे हम उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते अभी यहाँ, लेकिन वो लोहे का प्रयोग करते थे, कांसे और तांबे का नहीं। अयस बोलते थे लोहा को, और खाने में चावल खाते थे और जौ, और घोड़ा रखते थे। तो वो यहाँ के इन एनिमल्स को नहीं जानते थे। गाय दोनों के इसमें कॉमन है, काऊ, उसी के लिए झगड़ा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंचाई और कैनाल सिस्टम दोनों है, ध्यान रखिए। इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है एग्रीकल्चर में। और इरिगेशन के लिए जो कैनाल्स है और डैम है उनको तोड़ता है इंद्र, इसीलिए उसका नाम पुरंदर है। किलों को तोड़ने वाला, बंदों को तोड़ने वाला, डैम तोड़ने वाला। उसका जो नाम पुरंदर बना है वो इसी वजह से बना है, इंद्र का नाम पुरंदर, कि उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डैम, कैनाल्स, इन सबको तोड़ा था ताकि वो एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब कर सके, ठीक है।
क्योंकि जो वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, वो तो एग्रीकल्चर के सरप्लस की वजह से है। तो जो आर्यन है वो सरप्लस इकोनॉमी नहीं है, वो सर्वाइवल के लिए केवल सब्सिस्टेंस पैटर्न पे अपना कुछ उगा के खा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर यह है कि लिटरेचर, लैंग्वेज संस्कृत है, लिटरेचर बहुत डेवलप है। वो लिटरेचर आपको इंडस वैली में देखने को नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मिलेगी, इंद्र है, अग्नि देवता, वायु देवता, तमाम। इधर नहीं मिलेगा, इस तरह की पोस्ट आपको नहीं मिलती है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में उतना मजबूत, या फिर हम समझ नहीं पाए लैंग्वेज, अभी हम पढ़ नहीं पाए, तो अभी हम कह नहीं सकते कि कैसा है। वो जब डिसाइफर हो जाएगा तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखनी है। फिर कंपैरिजन, और लास्ट में आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने की क्या थ्योरीज थी, क्या क्या कारण थे। आखिर 1800 बीसी में आकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स क्यों हो गया। तो गग्गर नदी, सरस्वती नदी का गायब होना, कोई भारी भूकंप था, कोई बहुत बड़ी बाढ़ थी, नेचुरल कैलेमिटीज़ थी, या फिर कोई महामारी था, कोई कोरोना टाइप कोई एपिडेमिक था कि सब लोग एक साथ मर गए, या फिर कोई भारी भरकम युद्ध हुआ है जिसमें एक तरफ के लोग बिल्कुल ही हार गए और ख़त्म हो गए, या भाग करके पलायन करके वो साउथ में चले गए, यमुना क्रॉस करके, नर्मदा क्रॉस करके साउथ में ही चले गए। और अभी जा कर के कई लोग बोलते हैं कि वो तमिल जो लोग हैं, या तमाम जो ब्लैक पीपल हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये वही लोग हैं जो कभी इंडस वैली में थे। जो भी है, कई तरह की थ्योरीज हैं, 50 तरह की थ्योरीज होंगी, उससे हमको कोई बहुत ज़्यादा हो नहीं, लेकिन पढ़िएगा उसको। पतन का कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुआ, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस स्टडी में अब हमने क्यों पढ़ा है, तो कल का लेक्चर सुना होगा आपने। तो नियोलिथिक पीरियड तक आए थे हम लोग, पैलियोलिथिक से लेकर के, तो वो हम ह्यूमन इवोल्यूशन को देख रहे हैं, सेटलमेंट्स को देख रहे हैं, टूल्स का डेवलपमेंट देख रहे हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ तक पढ़िए। मैंने एक विज़न दिया है, बहुत सारा आप लोग, अब इसमें आपको करना है होमवर्क यही रहेगा कि इनको आंसर फॉर्मेट में बनाना है ना। अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनको समझना है। बाकी बेसिक नॉलेज तो आपको मैंने दे दिया है ना। कहानी टाइप बनाने की कोशिश की है। मुश्किल होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस लैंग्वेज में बताना, लेकिन कोशिश की है हमने, ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की